वेलकम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। शुरू करते हैं। कल की जो क्लास या लास्ट क्लास जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों से एक दो सवाल पूछूंगा, ठीक है। बीच बीच में एक दो सवाल भी पूछूंगा क्योंकि अब थोड़ा सा आप लोगों का अटेंशन ज्यादा चाहिए, मतलब अलर्टनेस ज्यादा चाहिए। अब मैं सवाल पूछूंगा, आप लोगों को उत्तर देना होगा, ठीक है। तो रिसोर्स टैब में आप जो यूज कर रहे होंगे, जब सवाल पूछें, एक दो सवाल आपसे पूछूंगा तो उसके बारे में आप उत्तर दीजिएगा। बट उससे मुझे समझदारी बनेगी कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हम परिचर्चा कर रहे थे उसमें हम लोगों ने एक समझदारी बनाई थी कि पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है और जो अपने अक्ष पे घूम रही है, उससे क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे क्या सिचुएशंस उत्पन्न हो रहे हैं, उसको लेके हमने एक समझदारी बनाई थी, है ना। हमने देखा था कि पृथ्वी जो है उत्तरायण और दक्षिणायन, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। बस अभी इतना ही ध्यान रखिए, कर्क और मकर रेखा के बीच में पृथ्वी का जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। उसके उस तरफ कभी भी सूर्य की किरणें किसी भी अक्षांश पे लंबवत नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें हमेशा जो सीधी पड़ती हैं, हमेशा साल में किसी न किसी के समय अगर वो सीधी पड़ेंगी, अगर वो सीधी पड़ेंगी तो केवल और केवल इन्हीं अक्षांशों पे पड़ेंगी। किन? 23.5 डिग्री। अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। 23.5 डिग्री उत्तर, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण मतलब सूर्य की किरणें या तो सीधी लंबवत यहां पड़ेंगी या सूर्य की किरणें लंबवत यहां पड़ेंगी, मकर रेखा पे पड़ेंगी। साल के किसी न किसी महीने में ऐसी स्थिति होती है। कर्क रेखा पे जो स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि कर्क रेखा पे जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वो कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। यानी कि सूर्य सबसे ज्यादा उत्तर में, यानी कि सूर्य सबसे ज्यादा अगर उत्तर में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं तो वो 21 जून को है, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसके फर्दर उत्तर में कभी भी सूर्य की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री पे कभी भी नहीं पड़ेंगी, हमेशा तिरछी पड़ेंगी, 90 डिग्री से कम पड़ेंगी। जैसे ये 90 डिग्री है तो हमेशा 90 डिग्री से कम पड़ेंगी, है ना। हमेशा इनका कोण कम होगा, इस बात को ध्यान रखना है। 90 डिग्री से हमेशा इनका कोण कम होगा। अगर लंबवत पड़ेंगी तो कम क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा स्लांटिंग पड़ेंगी तो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर और खास करके इस 23.5 डिग्री के उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं या इस 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, गर्माहट कम होती चली जाती है, तापमान कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कभी भी इस 23.5 डिग्री के उत्तर या 23.5 डिग्री के दक्षिण में या दक्षिणी गोलार्ध में उसके दक्षिण में कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। बस इसी बात को देखना है। 21 जून की स्थिति। अब अगर 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो आधा हिस्सा है पृथ्वी का, ये आधा हिस्सा है ना, ये जो आधा हिस्सा है, ये हाफ पृथ्वी का, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है? और ये जो नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि ये जो बीच में एक रेखा है, इसको 0 डिग्री कह सकते हैं। इस 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इस 0 डिग्री के दक्षिण में हम इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सबसे ज्यादा अगर उत्तर में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं? 21 जून को, जब वो मकर रेखा पे उनकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। इसका मतलब है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, अगर यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी और इससे फर्दर उत्तर में सूर्य नहीं जा सकते हैं, उनकी किरणें सीधी नहीं पड़ सकती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 21 जून के दिन या 21 जून के आसपास इस उत्तरी गोलार्ध में खूब गर्मी पड़ रही होगी।
या हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु होगी। कह सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में ये जो जून के आसपास का समय होगा, ये यहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही होगी। अब जरा सोचिए, इसी बात को जरा सोचिए कि अगर सूर्य सबसे ज्यादा दूर अगर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं उत्तर में, तो वो 23.5 डिग्री है। अगर वो यहां पर अपने आप को स्थापित कर लेंगे तो इस दक्षिणी गोलार्ध से सबसे दूर वाली स्थिति पे होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उत्तर में तो ये स्थापित नहीं हो सकते हैं। तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ठंड नहीं पड़ रही होगी? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल स्लांटिंग पड़ रही होंगी, इनका कोण ज्यादा होगा, मतलब कोण कम होगा, 90 डिग्री से काफी कम होगा। और उत्तरी ध्रुव में जो सबसे दूर में स्थापित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर में सूर्य अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य का किरण जो है वो सबसे ज्यादा स्लांटिंग या एंगल के साथ अगर पड़ रहा होगा, तो ये यही वाला समय होगा जून के महीने में। यानी कि जून के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, तो इसी जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। यानी कि अगर हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है, दक्षिण में है। अगर ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, तो इमेजिन करिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है तो दक्षिणी गोलार्ध में जून के महीने में ठंड पड़ेगी कि गर्मी पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। और जब यहां पर ठंडी पड़ेगी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर का महीना होगा, तो जून के महीने में यानी जब यहां ठंडा होगा तो वहां गर्मी होगी। यानी कि अभी जब इंडियन क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने गई थी, तो यहां पर तो भारत में ठंड पड़ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही होगी? गर्मी पड़ रही होगी। ठीक है, तो ये कितनी समझदारी। अब इसी बात को यहां पर लिखा गया है 21 जून के संदर्भ में। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, सीधे रहते हैं। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होते हैं। वो मैंने आपको बताया था, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे सीधे पड़ते हैं और उसके बाद धीरे 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 करके उत्तर की तरफ वो बढ़ते चले जाते हैं। 21 मार्च को 0 डिग्री या विषुवत रेखा पे सूर्य यहां होते हैं और फिर इसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध में एंटर कर जाते हैं। तो 21 मार्च के बाद, वस्तुतः 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो इस स्थिति को ग्रीष्म अनायांत या समर सॉलिस्टिस कहते हैं। 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। 21 मार्च के बाद जब सूर्य धीरे 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 करके उत्तर में अपने आप को स्थापित कर लेगा, तो ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी बढ़ने लगेगी, दिन लंबा होगा और रातें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी। क्यों सबसे अधिक होगी? क्योंकि सूर्य इससे ज्यादा उत्तर में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और ये जो उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं आप यहां पर, उत्तरी ध्रुव, यहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने की, यहां पर 6 महीने का दिन होगा। क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा अगर उत्तर में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं तो वो केवल कर्क रेखा है। अब अगर कर्क रेखा पे भी अगर सूर्य स्थापित रहते हैं, मतलब स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी ध्रुव पे रोशनी ना पड़े तो फिर कभी नहीं पड़ सकता है। तो ये जो 21 जून का समय होता है, उस समय हमारा उत्तरी ध्रुव में रोशन रहता है, रोशनी रहती है। 24/7 यहां पर रोशनी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। और अगर झुका हुआ है और मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये झुका हुआ है और हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने होगा, और सूर्य के सामने होगा तो यहां पर 24 घंटे दिन होगा। तो जो उत्तरी ध्रुव है वो यहां पर 24/7 कभी भी आप चले जाइए जून के महीने में, उत्तरी ध्रुव में सूर्यास्त नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्सा सूर्य के सामने है। वो ऐसे रोटेट करता रहेगा और हमेशा सूर्य के सामने रहेगा। क्लियर है? तो ये जो 21 जून वाली स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होगी, जैसा मैंने आपको बताया। जो दक्षिणी गोलार्ध होगा, इस दक्षिणी गोलार्ध में ये जो सूर्य है, यहां पर इसके एंगल सबसे कम बन रहे होंगे और उस पूरी प्रक्रिया में यहां पर क्या होगा? ठंडक होगा। सबसे दूर वाली स्थिति अगर दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य की हो सकती है कोई, तो कर्क रेखा की हो सकती है। तो इस संदर्भ में पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे अधिक होती है दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होगी। 21 जून के पश्चात धीरे धीरे करके जून मैक्सिमम कर्क रेखा पे सूर्य पहुंच सकते हैं। तो जून के बाद अगर हम कहें कि सूर्य और उत्तर की तरफ जाएंगे तो नहीं होगा। सूर्य 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को दोबारा जो है 0 डिग्री पे अपने आप को स्थापित कर लेंगे विषुवत रेखा पे। जो 21 मार्च वाली स्थिति थी वो दोबारा 23 सितंबर को हो जाएगी। और इस 23 सितंबर के बाद धीरे 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 करके सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेंगे
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में 21 दिसंबर को सूर्य इस मकर रेखा पे अपने आप को स्थापित कर लेंगे। उत्तरी गोलार्ध से सबसे ज्यादा एंगल वाली स्थिति हो जाएगी, है ना, और उस पूरी प्रक्रिया में उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ने लगेगी। यही पॉइंट है यहां पर। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है ना, और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। हम धीरे धीरे करके दक्षिणी, मतलब सूर्य धीरे धीरे करके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव करता है। ये पॉइंट है, पहले भी समझाए थे, ये क्लियर हुआ इसको लेके। चलिए मूव करते हैं आगे। अगला जो पहलू है इसमें, जो 21 जून वाली स्थिति को हम लोगों ने देख लिया। 21 जून को लेके यूपीएससी यही कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में के संदर्भ में कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होगा, तो बिल्कुल ठीक होगा। अगर यूपीएससी यही कहे कि 21 जून के समय दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर स्टेटमेंट ये कहे कि सूर्य जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर किसी अक्षांशीय रेखा तक पहुंच सकता है तो वो 40 डिग्री अक्षांशीय रेखा होगा, तो स्टेटमेंट गलत होगा। सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत अगर कहीं पर पहुंच सकती हैं मैक्सिमम किसी अक्षांश तक, तो वो 23.5 डिग्री ही होगा, चाहे वो उत्तर हो चाहे वो दक्षिण हो, यानी कि चाहे वो कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर यूपीएससी ये कहे कि 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है, स्टेटमेंट गलत होगा। 23.5 डिग्री के ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, आपको उसको स्वीकार नहीं करना है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। एक हम लोगों ने इसको लेकर समझदारी बना ली। अगला जो है ये वही है 21 जून की स्थिति वाला। दूसरा है 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति क्या है? सेम जैसे 21 जून वाली स्थिति है वैसे ही 22 दिसंबर वाली स्थिति होगी। 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा, बस इतना ही है। चलिए इसको करने से पहले एकता का एक सवाल आया है, सर अर्थ किस फोर्स की वजह से अपने एक्सिस पर घूमती है? देखिए इसमें जो वैज्ञानिकों का तर्क है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो यहां पर कंक्लूसिव तरीके से कोई भी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए मैंने इसको रहने दिया। जो चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड है हमको उन्हीं तर्कों पे चर्चा करनी है। तो ऐसा तर्क दिया जाता है, साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है 23.5 डिग्री पे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पृथ्वी घूम रही है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन कोई भी कारण जो है वो कंक्लूसिव तरीके से नहीं है कि यही कारण है जिसके कारण पृथ्वी लगातार ऐसे घूम रही है ना। कुछ ग्रह जो है उनके घूमने की गति अत्यधिक निम्न है, बहुत स्लोली घूम रहे हैं। कुछ ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत तीव्र गति से घूम रहे हैं। ठीक है, सब घूम रहे हैं, लेकिन सबका मानना है, मतलब सब जो है वो अलग अलग गति से घूम रहे हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि ये ग्रह क्यों तेज, वो ग्रह क्यों कम? तो कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस जिसके माध्यम से हम इस बात को प्रूव कर पाए कि यही रीजन है जिसके कारण जो गति है या अक्ष पे घूमना है वो रीजन है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अभी चर्चा हम नहीं की है विस्तार से, आगे चर्चा करेंगे आपके साथ। चूंकि आपने सवाल पूछा है तो थोड़ा आपकी उत्सुकता को लेके मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा इसको। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह है, बस इतना मान लीजिए कि पृथ्वी एक चुंबक है। और उस चुंबक का एक इशारा आपको करते हैं, बाकी उसकी चर्चा आगे करेंगे। पृथ्वी चुंबक की तरह इसलिए व्यवहार करती है क्योंकि पृथ्वी का जो अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि मान लीजिए अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये हम कह रहे हैं कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। इसका जो सबसे अंदरूनी इलाका है, जो सबसे अंदर वाला भाग है, वो ठोस बना हुआ है, ठोस अवस्था में बना हुआ है। ठोस अवस्था का मतलब क्या हो गया? जो अंदर वाला भाग है वो सबसे भारी चीजों से बना हुआ है। सबसे भारी, भारी का मतलब क्या हुआ? लोहा, निकल, सबसे भारी मेटल्स का ये बना हुआ है। ठीक है, और जो सबसे भारी मेटल का बना हुआ है वो बहुत सारे कारणों से, जैसे लोहा होता है, लोहा ही चुंबक बन जाता है। तो इमेजिन करिए कि पृथ्वी चुंबक बन गई है। अब ये छोड़ दीजिए कि क्यों बन गई है, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक बन गई है। बस इतना ध्यान रखिए कि पृथ्वी एक चुंबक बन गई है ना। चुंबक का मतलब क्या होता है कि जो है दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए ऐसे रखे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। ये दो चीजें अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, क्लियर है? तो ऐसी स्थिति मान लीजिए। अब ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ये क्यों कर रहा है?
ये क्यों कर रहा है अट्रैक्ट, है ना, कुछ कारण है अट्रैक्ट करने का जिसके कारण ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इसी को हम जो है मैग्नेटिक, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। तो इमेजिन करिए कि पृथ्वी अंदर से एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। अब अगर चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है तो हमको ये मालूम है कि जो विपरीत पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर मैं, देखिए ये दो है, अगर मैं दो ध्रुवों को उत्तर से मिलाना चाहूं या दक्षिण को दक्षिण से मिलाना चाहूं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये मिलने को तैयार नहीं होंगे, ये मिलने को तैयार नहीं होंगे। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, चर्चा करेंगे आगे ब्रह्मांड की क्लास में। बस अब इतना समझिए, चूंकि सवाल आपने पूछा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। जैसे मैं इसको पास लाना चाहूंगा तो ये पास नहीं आना चाहेंगे, एक दूसरे को धक्का देना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो इमेजिन करिए कि ये दोनों के बीच में ऐसा क्या बल है, ऐसा क्या फोर्स है, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है जो दोनों को एक दूसरे से पास आने से रोकता है, एक दूसरे से पास आने से रोकता है। और अगर रोकता है तो ये, अगर मैं पास लाता हूं तो एक दूसरे को धकेलता है। तो ये जो धकेलना है ये गति हो गई, ये जो धकेल हम रहे हैं ये एक गति हो गई, है ना, कि हम पास लाना चाहते हैं लेकिन ये पास ना आके एक दूसरे को पीछे धकेल रहा है। तो पृथ्वी का मैग्नेट कुछ ऐसा भी व्यवहार कर सकता है, एक तर्क। उस पूरी प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। और अगर चक्कर लगा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो घूमे। अब जरा ये सोचिए कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। इतने में इमेजिन करिए कि कोई चीज पृथ्वी से आके टकरा गई हो। जस्ट सोचिए कि कोई ब्रह्मांड में बड़ी वस्तु पृथ्वी से आके टकरा गई हो, और टकरा गई होगी तो इमेजिन करिए कि ये जो मैग्नेट है, अगर मैं इसको इतनी ही दूरी पर रखूं तो लगातार ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो दूर जाना चाहेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में जो फोर्स पैदा हुआ है ये इनको एक दूसरे से दूर भी जाना चाहेगा, धकेल भी रहा होगा एक दूसरे से, लेकिन जाएंगे कहां, दूर कितना जा सकते हैं। तो एक दूसरे से धकेल भी रहे होंगे और कोई चीज जो आके टकराई उसने इसको एक मोशन दे दिया। और चूंकि हम सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ लगा रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया में हम तो चक्कर लगा ही रहे हैं, एक हमारे पास गति तो है ही, और उतने में कोई चीज आके हमको धक्का दे गई, एक पुश कर गई। तो हम तो चल ही रहे थे, उस मोशन में उसने हमको घुमाना भी शुरू कर दिया, और बाकी जो मैग्नेटिक बल है वो बल लगातार उसको रोटेट कर रहा है। ऐसा साइंटिस्टों का मानना है, एक एविडेंस, मतलब एक इस पे उनका कहना है। लेकिन क्या ये तर्क बिल्कुल सही है? अभी तक इसको लेके मतलब कन्विंसिंग तरीके से बात नहीं कही जा सकती, इसलिए यूपीएससी कभी भी इस पे सवाल नहीं पूछेगा कि यही एक कारण है। सोचिए कि पृथ्वी के घूमने को हम तार्किक रूप से अभी प्रभावी तरीके से नहीं बता पाए हैं, तो कितना कुछ समझने के लिए ब्रह्मांड में बचा हुआ है। ठीक है, एकता। तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि एक मैग्नेट है, चुंबक है, और सूर्य जो है वो भी किसी न किसी बड़े सूरज के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, और हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसे हुए हैं, तो हम भी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उस पूरी प्रक्रिया में पश्चिम से पूरब की तरफ हम घूम रहे हैं, और हमारा अक्ष पे घूमना भी पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ ही है। उसके पीछे अलग अलग कारण है कि कोई उल्का पिंड हमसे टकराई, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, और जैसे दो ध्रुव आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, वैसा फोर्स लगातार बना हुआ है जो कि लगातार पृथ्वी को अपने अक्ष पे घुमाने के लिए प्रोपेल कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जहां लिखना होगा, जहां प्रोबेबिलिटी होगी बनने की, तो हम चर्चा करेंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो कभी भी यूपीएससी ने ये नहीं कहा है कि पृथ्वी के अक्ष पे घूमने के ये कारण है, क्योंकि उनके पास खुद उत्तर नहीं है इसका। साइंस के पास उत्तर नहीं है तो सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए। इसलिए शायद मैंने शुरू में कहा था कि या ब्रह्मांड की क्लास में जब चर्चा करेंगे तो बताऊंगा कि कहीं पर जाके साइंस की सीमा हो जाती है। ब्रह्मांड को समझने में हमारे पास सारे उत्तर नहीं है, हमारे पास सारे सवाल नहीं है। सवाल हमारे पास सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास सारे उत्तर नहीं है। कहीं पर जाके हमको ठिठकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून की स्थिति क्लियर हो गई। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अपने आप को स्थापित करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, मैक्सिमम अक्षांश पे होते हैं। वो कौन सा होता है? वो होता है कर्क रेखा। स्थिति को पलट दीजिए, दिसंबर का महीना कर दीजिए। 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा की जगह धीरे धीरे करके मकर रेखा पे अपने आप को स्थापित कर लेंगे। मान लीजिए
सूर्य ने अपने आप को 23.5 डिग्री पे अपने आप को स्थापित कर लिया था कर्क रेखा पे। धीरे धीरे करके सूर्य दक्षिणायन होंगे, दक्षिण की तरफ मूव करेंगे और दक्षिण की तरफ मूव करके 22 दिसंबर को वो मकर रेखा पे मकर रेखा पे यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण में साउथ में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं इसको 0 डिग्री मान लूं, इस 0 डिग्री के नीचे मैक्सिमम जो सूरज दक्षिणी गोलार्ध में किसी अक्षांश तक पहुंच सकते हैं तो वो 23.5 डिग्री है। इसका मतलब अगर सूर्य यहां पर सीधे, इनकी किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ रही होंगी, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी, या आप कह सकते हैं कि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी, है ना। और चूंकि ये वाली जो स्थिति है 22 या 21 दिसंबर की स्थिति, इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सबसे कम एंगल पे पड़ती हैं। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा पे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ठंड पड़ रही होगी, गर्माहट कम होगी, तो 22 दिसंबर को गर्मी पड़ती है, ठंडक पड़ती है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। सेम पॉइंट रिवर्स कर दीजिए, 21 जून वाली जो स्थिति थी उसको उलट के देखेंगे तो 22 दिसंबर वाली स्थिति हो जाएगी। चलिए इसको देखिए। इस समय सूर्य मकर रेखा पे लंबवत पड़ता है, 23.5 डिग्री मकर रेखा पे लंबवत पड़ता है। इस स्थिति को शीत आयानांत या विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री मकर रेखा पे सीधी पड़े तो हम उसको विंटर सोलिस्टिस के नाम से बुलाते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी, दिन की अवधि सबसे लंबी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम जाएंगे तो दिन की अवधि सबसे छोटी होगी, है ना। जस्ट रिवर्स कर दीजिए, दिन छोटा होगा और रातें अपेक्षाकृत लंबी होंगी। दिन की अवधि लंबी तथा रात छोटी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 दिसंबर के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। 23 दिसंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है का मतलब क्या हो गया? 23 दिसंबर का मतलब क्या हो गया? 23 सितंबर का मतलब क्या हो गया कि सूर्य अपने आप को 0 डिग्री पे 23 सितंबर को स्थापित कर लेते हैं। यानी कि धीरे धीरे 21 जून के बाद 22 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे सूर्य अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। कब? 22 सितंबर को या 23 सितंबर को। और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 23.5 डिग्री पे सूर्य अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। 23 दिसंबर को 23.5 डिग्री पे, है ना। 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को 23.5 डिग्री पे अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ खास समझाने का नहीं है, बस इतना ही है। जिससे दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ी होती है। दक्षिण गोलार्ध में जब सूर्य लंबवत पड़ेगा, सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पे, तो दिन लंबा होगा और रातें अपेक्षाकृत छोटी होंगी। इस समय वो 22 दिसंबर के समय जो स्थिति होती है वह सूर्य की किरणें जो है वो 22 दिसंबर को सूर्य पे लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। उस पूरी प्रक्रिया में दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती है। जस्ट अपोजिट जो 21 वाला स्थिति है उसको कर दीजिए आप 23 दिसंबर वाली स्थिति। इसको ऐसे देखिए, 21 जून पृथ्वी की किरणें, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, ये वाली स्थिति। और इस पूरी प्रक्रिया में ये जो है उत्तरी गोलार्ध, यहां पर सूर्य की किरणें 24/7 होंगी, है ना। कभी भी यहां पर रात नहीं होगी, दिन होगा। कब? 21 जून को। इस स्थिति को विपरीत कर दीजिए, ये यहां पर उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने है, इस स्थिति को यहां पर विपरीत कर दीजिए। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने है, दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य के सामने है ना, और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर हो गया। तो ये अपने अक्ष पे हम घूमते भी रहेंगे, लेकिन उत्तरी ध्रुव तो सामने नहीं आएगा, और उत्तरी ध्रुव सामने नहीं आएगा तो 22 दिसंबर के समय यहां पर उत्तरी ध्रुव में 24 घंटे रात होगी, दिन तो होगा ही नहीं। और यहां पर चूंकि ये सामने है, एंगल कुछ ऐसा बना है, तो हम घूमते भी रहेंगे ऐसे अक्ष पे, तब भी सूर्य की रोशनी जाएगी नहीं, है ना, लगातार इस पे बनी रहेगी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पे, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा? 24/7, 24 घंटे यहां पर क्या होगा? दिन होगा। और जरा सोचिए कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसी को हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों में से कुछ को नहीं मालूम हो तो अंटार्कटिका, आगे मैथ की क्लास में विस्तार से अंटार्कटिका के बारे में चर्चा करूंगा। अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा जगह है,
सबसे ज्यादा ठंडा जगह है ना। टेम्परेचर -60 -70 तक जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। तो इमेजिन करिए कितना ठंडा रहता होगा। अब सोचिए कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है, अगर यहां पर रिसर्च करने के लिए जाना हो तो सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? जब ठंड थोड़ी कम हो जाए, जब वहां पर दिन हो, उजाला हो। और वो कौन सा महीना हो सकता है, वो कौन सा समय हो सकता है? वो दिसंबर के आसपास का, जब यहां पर 24 घंटे दिन की स्थिति बनी रहे। तो इसीलिए अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन हैं दुनिया के भर के भी, हमारा भी है जैसे कि मैत्री, तो हमारे जो साइंटिस्ट यहाँ पर अध्ययन करने के लिए जाते हैं वो इसी समय जाते हैं, दिसंबर के महीने में। क्यों? क्योंकि वहां 24/7 दिन रहता है। अब ये दिन रहेगा, है ना, ये दिन रहेगा, क्लियर है। तो इस स्थिति में वहां पर रिसर्च करना अपेक्षाकृत आसान होगा, और यही टाइम होता है जब हम अपने रिसर्चर्स को भेजते हैं। आगे चर्चा करेंगे, जब अंटार्कटिका के बारे में चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस साल भारत ने अब तक कंटिजेंट नहीं भेजा कोविड क्राइसिस के संदर्भ में, है ना, उसको बहुत ही सीमित रखा, लिमिटेड रखा। देखेंगे, चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर 22 दिसंबर की स्थिति को समझिए कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है ना, सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है। और उत्तरी गोलार्ध में इसी समय अपेक्षाकृत ठंडक ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए इतना चर्चा करते हैं। थोड़ा सा क्लास रुक गया था, अब इसको इस पे ज्यादा चर्चा मत करिए आप लोग, है ना, वो थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण, थोड़ा फ्लक्चुएशन होने के कारण हो गया था। अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, 2-3 सवाल अभी पूछने वाले हैं आप लोगों से, ध्यान से सुनते रहिएगा। 21 जून की स्थिति क्लियर हो गई, 22 दिसंबर की स्थिति क्लियर हो गई। 21 जून और 22 दिसंबर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर नोट्स भी अब आपके सामने है, इसको पढ़ने में भी दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए, है ना। समझ लिया हम लोगों ने 2 चीज। अब अगला पहलू देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, बस 2 ही चीज है। 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है? सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ खास है नहीं है बचा हुआ समझने के लिए। सेम पोजीशन है, ये पृथ्वी है, और मान लीजिए कि एक बार सूरज यहां होते हैं, एक बार सूरज यहां होते हैं। कर्क रेखा पे सूर्य की स्थिति यहां होती है ना, लंबवत पड़ती है। कब? 21 जून को। अब मान लीजिए कि ये तो 23.5 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, है ना, 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो अभी हमने चर्चा किया था, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सूर्य जो मैक्सिमम 90 डिग्री के कोण पे अगर कहीं पर ये पहुंच सकते हैं या सीधे लंबवत पड़ सकते हैं, वो 21 जून है। यानी 21 जून के बाद अगर हम जुलाई कहेंगे तो ऐसा नहीं कि सूर्य और उत्तर की तरफ, यानी कि 23.5 डिग्री से उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जून के बाद इनका दक्षिण की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के महीने में ये सूर्य यहां अपने आप को स्थापित कर लेंगे, यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ेंगी? 21 मार्च को, है ना, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर को। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। मान लीजिए 21 सितंबर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी यहां पर, बिल्कुल सीधे विषुवत रेखा पे, ऊपर नहीं नीचे। तो सीधे पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ये पृथ्वी आधे आधे भागों में बट जाएगी। यानी कि 21 सितंबर एक ऐसा समय होगा जब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लगभग आधे आधे भागों में बट जाएगा। इस समय में पृथ्वी पे सब जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात वाली स्थिति रहेगी। ठीक है, अब 21 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सूर्य अपने आप को दिसंबर को 23.5 डिग्री पे अपने आप को स्थापित कर लेंगे। ठीक है, इस समय इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी दिसंबर के महीने में। अब 21 दिसंबर के बाद सूर्य फर्दर दक्षिण की तरफ नहीं जा सकते हैं, वो लंबवत केवल और केवल 23.5 डिग्री तक पड़ेंगे। इस स्थिति में दिसंबर के बाद क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में दोबारा सूर्य उत्तर की तरफ मूव करते हुए अपने आप को विषुवत रेखा पे स्थापित कर लेंगे। यानी कि 21 मार्च को या 22 मार्च या 23 मार्च, अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है,
मार्च के महीने में दोबारा सूर्य अपने आप को विषुवत रेखा पे स्थापित कर लेंगे और दोबारा से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ेंगी। पूरे अक्षांशों पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। अब इस मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में दोबारा यहां पहुंच गए। 12 महीने कंप्लीट। ये सूर्य का मूवमेंट है, ये सूर्य का मूवमेंट है। जून से लेके सितंबर विषुवत रेखा तक, फिर विषुवत रेखा के दक्षिण में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव करना, जनवरी, फरवरी, मार्च विषुवत रेखा पे स्थापित, और मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून फिर से कर्क रेखा पे लंबवत पड़ना। पूरा साल कंप्लीट हो गया। क्लियर है? इसका मतलब है जो विषुवत रेखा है इस पे सूर्य की किरणें 2 बार सीधी पड़ जाती हैं या लंबवत पड़ती हैं। कब कब? एक बार जब हम कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ मूव कर रहे हैं तब, और एक बार जब मकर रेखा से उत्तर की तरफ मूव कर रहे हैं तब। और वो स्थिति कब बनती है? सितंबर के महीने में और मार्च के महीने में। क्लियर है? तो उसी संदर्भ में लिखा हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर। इस स्थिति में क्या होगा? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। यही पॉइंट लिखा है। इन दिनों इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ेंगी? विषुवत रेखा पे सीधी पड़ेंगी। तो पॉइंट लिखा है विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ेगा, बिल्कुल सीधा पड़ेगा। अतः इस समय सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य के प्रकाश में होगा। अतः सर्वत्र दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि यही स्थिति है जब पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, मतलब सूर्य बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, तो सब जगह पे दिन और रात बराबर वाली स्थिति रहती है। इस समय दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु समानता होने के कारण, ऋतु में समानता होने के कारण मार्च का महीना और सितंबर का महीना बड़ा ही खुशनुमा मौसम होता है ना। अगर आप देखें मार्च में होली वाला जो टाइम होता है, या सितंबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो गर्मी कम होती चली जाती है, ठंडक की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो एक ऐसा मौसम होता है, ना अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना अत्यधिक ठंडी पड़ती है। इक्विनॉक्स, बराबर जैसी स्थिति रहती है ना, बराबर जैसी स्थिति रहती है। तो हम क्या कहते हैं इसको? हमने इसको नाम दिया इक्विनॉक्स, है ना। तो इन दोनों स्थितियों को विषुवत मतलब बीच में पड़ता है, 0 डिग्री पे पड़ता है, तो हमने उसका नाम कहा इक्विनॉक्स। तो अब यहां पर इस समय दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो पूरे पृथ्वी पे अगर दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो कौन से दिन होंगे? 2, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्लियर है? अब हमने कहा इक्विनॉक्स विषुव, है ना, कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 2 विषुव होंगे, इक्विनॉक्स 2 होंगे जब सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा पे सीधी पड़ेंगी। एक मार्च के महीने में होगा और एक सितंबर के महीने में होगा। तो इस विषुव या इक्विनॉक्स को मार्च के लिए एक अलग नाम देना पड़ेगा और सितंबर के लिए एक अलग नाम देना पड़ेगा। तो हम नाम दे सकते हैं एक कि जो मार्च का महीना है उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं, तो बसंत विषुव कह सकते हैं, है ना, या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कह सकते हैं अंग्रेजी में। और सितंबर के महीने के लिए हम ऑटम शब्द का इस्तेमाल, या शरद ऋतु या शीत ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं तो शरद विषुव कह सकते हैं, शरद विषुव और बसंत विषुव, है ना। स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, 2 शब्द का ध्यान रखना है। ये क्या है? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, तो एक समझदारी बन गई हमारी इसको लेके। बस इतना ही ध्यान रखना, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 21 दिसंबर, ये 4 तारीखें ध्यान रखिए कि इन चारों तारीखों पे अक्षांश के या किस अक्षांशीय रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जहां लंबवत पड़ेंगी वहां गर्मी पड़ेगी, और जहां लंबवत नहीं पड़ेगी, जहां पर एंगल सबसे कम होगा, वहां पर ठंडक पड़ेगी। क्लियर है? तो मार्च के महीने में, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां सीधी पड़ रही हैं, उन सब चीजों के बारे में एक समझदारी। तो हम लोगों ने इन चारों डेट को लेके 21 मार्च, 23 सितंबर, है ना, 21 जून और 21 दिसंबर को लेके हमने एक प्रभावी तरीके से समझदारी बना ली है। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ खास नहीं समझना है। बाकी जब भारत के बारे में चर्चा करेंगे तो भारत में ऋतु परिवर्तन, जब कृषि की चर्चा करेंगे तो कृषि के में जून, जुलाई, अगस्त के महीने में कुछ खाद्यान्न का उपज होगा, उसको हम खरीफ क्रॉप कहेंगे, ठंड के महीने में रबी क्रॉप कहेंगे, और बाकी जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन है उसमें हम उसको अलग अलग नामों से
जैद का सीजन कहेंगे, है ना, अलग अलग नामों से उसको हम बुलाएंगे। तो वहां पर ऋतु परिवर्तन के बारे में दोबारा से चर्चा करूंगा और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे भारतीय कृषि के संदर्भ में। ठीक है, अभी बस इतना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लिए। अब ये टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, इसमें और कुछ खास अभी है नहीं। अगला जो टॉपिक है उसका एक आध पहलू जो है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस टॉपिक में प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझदारी आपकी ज्यादा बेहतर, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लेकर क्लैरिटी चाहिए। इतना समझने के बाद दो और कॉन्सेप्ट बचते हैं और उन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है उसको हमको तारीख को तय करना है, समय को तय करना है कि कितना बज रहा होगा किसी स्थान पे। तो यहां पर दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमको समझना है। एक है अक्षांश रेखाएं और दूसरी है देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर बहुत ही सिंपल है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो पहले अक्षांश की चर्चा करते हैं और अक्षांश का क्या, अभी हम देख रहे थे कर्क रेखा और मकर रेखा, दो अक्षांश की चर्चा अभी हमने कर लिया। 0 डिग्री विषुवत रेखा वो भी अक्षांशीय रेखा है। अब जरा देखिए अक्षांशीय रेखा तय कैसे होती है ना, उसके बारे में एक समझदारी बनाए। चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश बहुत ही आसान है ये। अक्षांश बहुत आसान है, सबसे सिंपल है ये। एक आध सवाल है आप लोगों के? विपिन का एक सवाल है। विपिन सवाल पूछ रहे हैं कि सर अर्थ के पोल जिस डायरेक्शन में है, अर्थ के पोल जिस डायरेक्शन में है वही सही डायरेक्शन क्यों नहीं है? हम ये किस रीजन से मानते हैं कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है? इसका आधार कहां है? ठीक है। विपिन का सवाल कुल मिला के ये है कि हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं, है ना, जैसे हम सीधे ना खड़े होके हम झुके हुए हैं, तो हम इसको कैसे आधार बना ले, हम कैसे मान ले कि यही 90 डिग्री है ना, ये इनका सवाल है। इसमें दो डायग्राम बनाते हैं। है ना, ये एक्सिस हो गया, ये अक्ष हमने मान लिया। एक ये दिखा, एक ये बनाया और इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाई। अब विपिन का सवाल ये है, विपिन सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर अर्थ का पोल जिस डायरेक्शन में है वही सही डायरेक्शन क्यों नहीं है, हम ये किस रीजन से मानते हैं? तो यहां ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे है, मतलब ये है, तो हम इसको नॉर्थ क्यों और इसको साउथ क्यों नहीं मान लेते? हम ऐसे टेढ़ा क्यों नॉर्थ और साउथ मानते हैं? है ना विपिन, मेरे हिसाब से मैं जो आप सवाल पूछना चाहते हैं वो यही है, सवाल का जो मूल बात है कि हम इसको क्यों नहीं माने, ऐसे सीधा सीधा क्यों नहीं माने, हम ये क्यों मान लेते हैं? हम ऐसा भी तो लाइन खींच सकते हैं और इसको नॉर्थ मान ले और इसको साउथ मान ले, ऐसा क्यों माने हम नॉर्थ और साउथ? यही सवाल है इनका। तो यहां पर जो हम देखते हैं वो ये है कि हमारी पृथ्वी को जब हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और जब हम देखते हैं कि परिक्रमा कर रही है और मान लीजिए कि अगर यहां पर सूरज होता और अगर हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो ऐसे ही घूमती, लेकिन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी ऐसे ना घूम के पृथ्वी ऐसे घूम रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो घूम रहा है वो लगातार सूर्य के चारों तरफ है, और कुछ समय के बाद दिसंबर के महीने में जब पृथ्वी यहां आ जाती है, इस वाले पोजीशन में आ जाती है, तो ये वाले हिस्से पे
सामने आ जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमको समझ आया कि ये सीधी नहीं है। अगर सीधी होती तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन तो नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं होती। तो हमारी एक समझदारी बनी कि पृथ्वी अक्ष पे झुकी हुई है, एक एंगल बना रही है। तो एंगल बना रही है, तो जो हमने देखा कि कितना समय लग रहा है, और अर्थ के साथ जब हमने उसके एंगल को, सूर्य के साथ जब एंगल को निकाला, तो हमको लगा कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लंबी प्रक्रिया है। इतिहास के पन्नों में जब देखेंगे तो इस चीज के लिए कितनी लड़ाइयां हुई हैं। इस चीज के लिए गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, या हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र नहीं है, सूरज हमारा केंद्र है, तो उसके लिए उनको जेल में बंद किया गया, बाद में उनको मार भी दिया गया। तो साइंस धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, लेकिन जो एविडेंसेस मिले कि जो हम अपने पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, हम सीधी नहीं लगा रहे। सीधे लगाते तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में कभी भी 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन नहीं होता। इस स्थिति को देख के साइंस ने इस बात का अंडरस्टैंडिंग बनाया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो घूम रही है, लेकिन झुके होने के कारण कभी एक हिस्सा सूर्य के चारों तरफ आ जाता है, और जब ये हम यहां वाली स्थिति में आ जाते हैं तो ये वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा सूर्य के चारों तरफ आ जाता है। तो हमने उसको एंगल को निकाला, और एंगल को निकाल के एक समझदारी बनी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अब सवाल यह उठता है, यहां पर साइंस के पास कंफर्म उत्तर नहीं है कि क्यों झुकी हुई है ना। सवाल अगला तो यही उठना चाहिए कि हम सीधे क्यों नहीं है, हम झुके हुए क्यों हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी किसी बड़े उल्का पिंड से टकराई, यानी कि ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ी वस्तु आके हमको हिट की, और हिट की तो हमारा अक्ष जो है वो टिल्ट हो गया। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं। तो अब पूछा जाएगा कि बताइए कब हुआ, ये घटना कब हुई होगी, क्या एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये घटना कब हुई होगी। ये जो टकराने की घटना है पृथ्वी के किस हिस्से में हुई है, या किस भाग में हुई है। अमेरिका में टकराया उल्का पिंड, यूरोप में टकराया, कहां टकराया, उत्तर नहीं है। एक पॉसिबल कारण बताया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं किए कि अक्ष पे झुका हुआ है तो झुकने का कारण क्या है। अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी मतलब माना जा रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमको उसकी जरूरत नहीं है चर्चा करने की। हमको बिल्कुल सटीक मालूम होना चाहिए कि ये कारण है, उसके बिना बाकी सब तर्क है। और यूपीएससी उस पर सवाल प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछता, मुख्य परीक्षा में पूछ नहीं रहा है उस पर, इसलिए हमने चर्चा आपसे नहीं किया। अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कैसे पता चला, जब हम सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के पाथ को देखते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन हो रही है। अगर हम अपने अक्ष पे सीधे खड़े होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है विपिन, अगला एक सवाल है, माहिर का सवाल है ये। माहिर का सवाल यह है कि सर इसका मतलब यह हुआ कि मार्च से सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहेगा। हाँ, मार्च से लेके, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब तक सूर्य उत्तर में रहेंगे या उत्तरायण रहेंगे, विषुवत रेखा के उत्तर में रहेंगे, तब तक उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा। ठीक है, और इस विपरीत स्थिति को, यानी कि सितंबर से लेके मार्च तक का जो महीना होगा उसमें दक्षिणी ध्रुव पे दिन रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है माहिर, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही तर्क है। जब उत्तरी ध्रुव में सूर्य रहेंगे, यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में अगर सूर्य स्थापित हो गए हैं, तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने के दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो मार्च से लेकर सितंबर का महीना है, ये 6 महीने उत्तरी ध्रुव पे दिन रहेगा। 6 महीने तक वहां पर सूर्यास्त नहीं होगा। और जैसे ही सूर्य दक्षिणायन की तरफ, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ, यानी कि दक्षिणायन हो जाएंगे, तो उत्तरी ध्रुव पे रात की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है माहिर, गुड। चलिए मूव करते हैं आगे। हम चर्चा कर रहे थे अक्षांश की, शुरू करने वाले थे अक्षांश। अब अक्षांश की बात करते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा। अभी जो भी सवाल हो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, टाइप करने में आप लोगों को टाइम लगेगा सवाल, है ना, उस पूरी प्रक्रिया में कुछ मिस कर जाएंगे। तो पहले ये जो समझाना चाहते हैं उस बात को समझ लीजिए, फिर पूछिएगा, मतलब फिर इधर उधर कुछ फोकस करिएगा। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या है, बस सिंपल ध्यान रखिए, वो रेखाएं या वो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पे खींची जाती हैं, पृथ्वी पे ही खींची जाएंगी ये रेखाएं। तो वो काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पृथ्वी की तरफ खींची जाती है, पृथ्वी पर खींची जाती है। कौन सी दिशा में, पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब जरा ये सोचिए कि हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, अभी अब समझा रहे हैं फिर लिखेंगे भी इसको। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, तो मैंने कहा एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिन कर रहे हैं हम
कि पृथ्वी पे कोई एक लाइन खींच दिए, उसका कुछ नंबर डाल दिए। अब सवाल ये उठता है कि हमने कहा कि पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा है जो पूरब और पश्चिम को मिलाती है, पूरब से पश्चिम दिशा में हम उसको खींच देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कहते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80 और 90 तक। ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो जो मैक्सिमम नंबर होगा इसका 90 डिग्री होगा, 90 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों 90 से ज्यादा नहीं होगा, अभी उसको देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नीचे हम जमीन में चलते चले जाएं तो इसकी कोई गहराई तो होगी, और गहराई होगी तो हम उसको सेंटर कह सकते हैं, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का सेंटर। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को मान लीजिए कि हम केक की तरह कट कर दिए, केक की तरफ कट कर दिए तो हम उसके केंद्र में पहुंच जाएंगे, उसके सेंटर में आ जाएंगे ना। हम उसके सेंटर में आ जाएंगे, उसके सेंटर में आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, ठीक है, अब सेंटर में आ जाएंगे तो जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक लाइन खींच दिया, एक कोई सा भी एक लाइन खींच लिया जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों से ये पृथ्वी को लिया, और जो भी हमको लाइन मिल लग रही है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, हमने एक रेखा खींच दी, बिल्कुल सीधी खींच दी, पृथ्वी के केंद्र से बिल्कुल बिल्कुल सीधा पृथ्वी के सेंटर से होते हुए हमने उसको पूरब से पश्चिम की तरफ मिला दिया। तो हमने इसको 0 डिग्री कह दिया, ठीक है, एक 0 डिग्री का लाइन हो गया। अब इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, मतलब ये जो पूरा लाइन है, इस लाइन का इधर से आधा और इधर से आधा, वो केंद्र वाला पॉइंट हो जाएगा जहां पर पृथ्वी केंद्र में होगी। उस केंद्र से हमने एक एंगल बनाया 15 डिग्री का इधर, तो ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। और पृथ्वी की सतह पे हम यहां पर खड़े हैं, जैसे ही सतह पे पहुंचे तो हमने एक पॉइंट यहां पर लगा दिया। ऐसे ही हमने इधर एक 15 डिग्री का एंगल बनाया, और ये 15 डिग्री का एंगल बना के पृथ्वी की सतह पे यहां एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर हमने इस पॉइंट को लगा दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। उसके बाद हमने एक रेखा इन दोनों को पूर्व और पश्चिम के छोर को मिला दिया, पूर्व पश्चिम को मिला दिया, तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए कि अब हमको 15 की जगह 30 डिग्री खींचना है, तो हम इसी केंद्र से एक 30 डिग्री की रेखा खींचे, और पृथ्वी की सतह पे जहां पर भी ये पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे हमने एक जो है निशान लगा दिया। ऐसे ही हमने इधर 30 डिग्री का खींचा पृथ्वी के केंद्र से, सेंटर से, और यहां पर एक निशान लगा दिया, और इस पूर्व और पश्चिम की लाइन को मिला दिया। इसको कितना कह दिया, 30 डिग्री। ऐसे ही पृथ्वी के सेंटर से आगे बढ़े, और यहां पर इधर 45 डिग्री, इस तरफ 45 डिग्री, और इस 45 डिग्री की रेखा को मिला दिया। तो इसको हमने क्या कह दिया, 45 डिग्री का रेखा, या 45 डिग्री का अक्षांशीय रेखा। इसके बाद 45 के बाद ऐसे ही हमने 60 डिग्री को किया, तो 60 डिग्री, ऐसे ही हमने 75 डिग्री को किया, और जब 90 डिग्री पे पहुंचे तो ये तो बिल्कुल सीधी रेखा होगी। आप इधर से 90 करें चाहे इधर से 90 करें, ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को हमने ऊपर में अंकित कर दिया और इसको 90 डिग्री कर दिया। अब बताइए कि इससे ज्यादा का एंगल बन सकता है क्या? अगर हम पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम को मिलाना चाहें तो क्या इससे ज्यादा एंगल बन सकता है? 90 डिग्री से ज्यादा क्या बनेगा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं होती जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हैं, और उसी प्रक्रिया में हम एक कोण पे, पृथ्वी के कोण से उस 0 डिग्री विषुवत रेखा को बेस बना के लाइन खींचते चले जाते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में हम उसको नाम दे देते हैं। 10 डिग्री का होगा तो 10 डिग्री की अक्षांशीय रेखा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और मैक्सिमम 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री को उत्तरी। तो 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है एक पॉइंट है, एक केवल पॉइंट रह जाएगा। ऐसे ही इस रेखा के, इस विषुवत रेखा के नीचे चलिए जरा, तो ऐसे ही करेंगे, 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, और इसको मिला देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, तो 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा है। ऐसे ही 30 डिग्री, ऐसे ही 45, 60, 75, 90 डिग्री। लेकिन चूंकि ये विषुवत रेखा के नीचे है तो हम इसको क्या कहेंगे? इस काल्पनिक अक्षांशीय रेखा को दक्षिणी, है ना, 10 डिग्री दक्षिण,
20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 60, 70, 80, 90 डिग्री दक्षिण और इसको उत्तर। तो यहां पर जो भी अक्षांशीय रेखाएं हैं वो पृथ्वी के एंगल 15 डिग्री के एंगल को बता देती हैं कि विषुवत रेखा से वो 15 डिग्री के कोण पे खड़ी है। क्लियर है? तो इस पूरी प्रक्रिया में 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, अक्षांशीय रेखाएं 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण से ज्यादा हो ही नहीं सकती, हमेशा इतनी ही रहेंगी। ठीक है? और इसी अक्षांशीय रेखा को हम अलग अलग नाम दिए थे। 0 डिग्री की अक्षांशीय रेखा को हमने विषुवत रेखा कहा। विषु 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, पृथ्वी का उत्तरी भाग और पृथ्वी का दक्षिण 2 बराबर भागों में बट गया। 23.5 डिग्री जहां पर सूर्य मैक्सिमम उत्तर तक उनकी किरणें लंबवत पड़ सकती हैं, तो हमने उसका नाम रख दिया कर्क रेखा। ऐसी स्थिति, कर्क रेखा मतलब एक अक्षांशीय रेखा 23.5 डिग्री। ऐसे ही दक्षिण में आगे 23.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो हमने उसका नाम रख दिया मकर रेखा। क्लियर है? और ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक केवल पॉइंट के रूप में सिकुड़ जाते हैं, पॉइंट के रूप में रह जाते हैं। यही अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है? अब यहां पर एक आध दो कॉन्सेप्ट जो हम लोग, जो अब अक्षांशीय रेखा को समझे हैं, उस पर एक दो सवाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं, इसको डिफाइन किए हैं, तो इस डेफिनेशन को देखिए कि डिफाइन अगर है अक्षांश रेखा को करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल है, पृथ्वी के चारों तरफ विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई, चारों तरफ मतलब विषुवत रेखा से हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में रेखाएं खींच रहे हैं, समानांतर खींची गई, उसके पैरेलल जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अब जरा देखिए, ये 0 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये दो रेखाएं 15 और 30 डिग्री कभी आपस में मिलेंगी क्या? कभी आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से 15 डिग्री पे है, तो हमने 15-15 को मिला दिया, 30-30 को मिला दिया, तो हमेशा ये एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, कभी भी इनके बीच में दूरी कम नहीं होगी। सब जगह पृथ्वी के कहीं पर भी जाएंगे कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में दूरी क्या होगी, तो सब जगह पे वो दूरी समान होगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर अंतर आएगा तो बताइए मुझे, है ना? अगर लग रहा होगा कंफ्यूजन है इसको लेके तो पूछिए, फिर से बताएंगे, है ना? समझदारी बनी इसको लेके। तो यही पॉइंट दिखाया है इस पे। खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी पे होंगी, मिलाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश, कोणीय दूरी 0 डिग्री से कोई भी एंगल बना लीजिए, 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री के बीच में जितने भी हैं इन सबको आपस में मिला दीजिए, तो ये कोणीय दूरी पे है, विषुवत रेखा से 15 डिग्री पे, सेंटर से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना? तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अब एक दो पॉइंट्स और, अब ध्यान से जरा सोचिए, ध्यान से रेखाओं को देखिए, इसी रेखा को ध्यान से देखिए कि हमको मालूम है कि हमने पृथ्वी की विशेषताओं के संदर्भ में जब देखा था तो हमने कहा था कि पृथ्वी जो है वो विषुवत रेखा के पास थोड़ी सी उभरी हुई है ना? ओबलॉइड शेप है, थोड़ी सी उभरी हुई है, और ऊपर जो है वो ध्रुवों पे वो थोड़ी सी चपटी है। क्लियर है? यानी कि पृथ्वी को अगर हम कहें तो पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है अगर हम अपनी पृथ्वी को कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी विषुवत रेखा के पास थोड़ी उभरी हुई है ना? विषुवत रेखा के पास उभरी हुई है। तो अगर हम विषुवत रेखा के पास उभरे हुए हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये अक्षांशीय रेखाओं की जो लंबाई होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अगर हम कहते हैं तो ये सबसे लंबी रेखा होगी, और इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं होंगी ये ध्रुवों की तरफ जो जा रही हैं, इनकी लंबाई, इनका जो लेंथ है वो कम होता चला जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जैसे यहां मैप में भी बना है, ये विषुवत रेखा को आप देखिए तो ये सबसे लंबी रेखा है, उसके बाद ये वाली जो रेखा है ये सबसे लंबी है, उसकी तुलना में ये छोटी है, इसकी तुलना में जो ऊपर वाले ये जो रेखा है ये उससे भी छोटी है, ऊपर वाली ये जो रेखा है ये वाली जो रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45,
ये वाली रेखा सबसे लंबी रेखा होगी, ये केंद्र से ये वाली रेखा सबसे लंबी होगी, ये वाली रेखा इससे ये छोटी हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो ये छोटी होगी, और ऊपर जाएंगे तो छोटी होगी, और ऊपर जाएंगे तो छोटी होगी, और 90 डिग्री जो होगा वो सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा। एक पॉइंट हमने देखा था ना, 90 डिग्री एक पॉइंट हो जाएगा, केवल एक पॉइंट रह जाएगा। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या विषुवत रेखा से दक्षिण में चलते चले जाते हैं, अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई छोटी होती चली जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे जलवायु की क्लास में कोरियोलिस बल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से हम बताएंगे। ठीक है, इसको दोबारा से इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि कोरियोलिस बल क्या होता है। ठीक है यहां तक। तो अगर मैं कहूं कि दो अक्षांशों के बीच में पूरी पृथ्वी पे दूरी समान नहीं होती तो स्टेटमेंट गलत होगा। दो अक्षांश 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में दूरी समान नहीं होगी, कहीं पर दूरी ज्यादा होगी इन दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में, और कहीं पर कम होगी, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये पैरेलल रेखाएं होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि एक कोण से दूर है। पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बनाया गया है विषुवत रेखा से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और फिर उसको मिला दिया गया है पूर्व व पश्चिम को, तो ऐसी स्थिति में कभी भी दो अक्षांशीय रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी बना के रखेंगी। इसको हम समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। और जो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा होगी वो 0 डिग्री पे होगी, विषुवत रेखा पे। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में बढ़ते चले जाएंगे, इसकी लंबाई कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इतनी एक समझदारी हमारी बन गई इसको लेके। चलिए आगे मूव करते हैं। दो अक्षांशों के बीच में एक फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अक्षांशों के बीच में, यानी कि 0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा के बीच में दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच में ये जो 111 किलोमीटर की दूरी है, ये सब जगह एक ही समान है। आप चाहे 0 डिग्री से 10 डिग्री या 0 डिग्री से 1 डिग्री बोले, चाहे 1 से 2 डिग्री के बीच में दूरी, 2 से 3 डिग्री के बीच में, 3 से 4, कहीं पर भी पृथ्वी पे दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होगी वो 111 होगी, तभी इसको समानांतर रेखाएं कहेंगी। तो ये अक्षांश रेखाओं को लेके एक समझदारी है कि ये अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझिए, अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी बस आपको थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि थोड़ा आप इसके बारे में सोचें, है ना। बाकी विस्तार से चर्चा जलवायु की क्लास में करेंगे। ध्यान से देखिए, ये लाल लाल वाला जो जगह है, इसका मतलब है कि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी, यहाँ गर्माहट ज्यादा होगी। ठीक है, बस इतना ही बताना चाहते हैं आपको। ये जो 23.5 डिग्री क्या है? एक अक्षांशीय रेखा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसको हमने क्या कहा? मकर रेखा। सूर्य की किरणें या जो सूर्य हैं, अगर वो लंबवत पड़ेंगे तो केवल यहीं पर पड़ेंगे। सूर्य अगर सीधा पड़ेंगे तो केवल इस एंगल पे जून के महीने में सीधी पड़ेंगे, और अगर हम बात करते हैं दिसंबर के महीने में तो यहां सीधा पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, केवल यही वो हिस्सा है पृथ्वी का जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सन का जो एंगल है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ता है। कभी ना कभी, किसी ना किसी साल के किसी ना किसी महीने में, किसी ना किसी दिन में, यही वो क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और इस क्षेत्र के अलावा पृथ्वी पे कोई भी हिस्सा नहीं है जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हों। और हमको मालूम है जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, वहां पर अधिक ऊष्मा, वो ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है। इतना बेसिक हम लोगों ने चर्चा किया है, बाकी आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो इलाका है वो सबसे गर्म इलाका होगा पृथ्वी का। सबसे ज्यादा ऊर्जा यही इसी क्षेत्र को मिल रहा है। और जैसे जैसे हम इससे ऊपर चलते चले जाते हैं, ये जो सूर्य का एंगल है ना, वो कम होता चला जाता है। और कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, ठंडक होगा। और जब और ऊपर चले जाएंगे और पोलर क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहां तो 6 महीने का दिन, 6 मंथ्स का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। तो 6 महीने का दिन का मतलब है कि ठीक ठाक तापमान रहेगा, और 6 महीने की रात का मतलब है अत्यधिक कम तापमान होगा। यानी कि 6 महीने ऐसे होंगे जब यहां अत्यधिक ठंड पड़ रही होगी। इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी का कोई और इलाका पोलर क्षेत्रों के अलावा नहीं है जहां पर 6 महीने की रात होती है। अगर 6 महीने का रात हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ठंडा जगह होगा। यहां पर भी साल में एक बार 6 महीने के लिए ऐसी स्थिति होती है जब 6 महीने की रात होगी, तो ये भी ठंडा जगह होगा।
तो ये सबसे गर्म जगह होगा, ये वाला जो इलाका होगा अपेक्षाकृत ठंडा होगा, और जो ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र होंगे वो सबसे ठंडे इलाके होंगे। तो अक्षांशीय रेखाओं को आधार बना के दुनिया के गर्म और ठंडे प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है। इसकी चर्चा हम जलवायु की क्लास में करेंगे। ठंडे क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, जैसे कुछ शब्द बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, बस समझाने के लिए कह रहे हैं, इन सब की चर्चा आगे करेंगे। जैसे आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा मॉनसूनी जलवायु, है ना, मॉनसूनी जलवायु, विषुवत रेखाई जलवायु, सूडान टाइप का जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, चाइना टाइप का जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी टाइप की जलवायु, लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपको टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, बहुत प्रकार के ऐसे जलवायु प्रदेश हैं जिसकी विस्तार से चर्चा हम जलवायु की क्लास में करेंगे। ये सब के सब जितने भी जलवायु प्रदेश हैं वो अक्षांशीय रेखाओं से मुक्त नहीं है। ठंडा, जब भी कहेंगे कि ठंडी जलवायु है या ठंड खूब पड़ती है, तो इसका मतलब है कि हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। हम कहेंगे कि गर्मी अपेक्षाकृत कम पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, ठंडी भी खूब पड़ती है, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्मी कम पड़ती है। इसका मतलब है कि हम कर्क रेखा से उत्तर वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जहां पर अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन ठंडी काफी ज्यादा पड़ती है। जब हम कहें कि खूब गर्माहट होती है, साल भर लगभग गर्मी बनी हुई रहती है कुछ महीनों को छोड़ के, तो इसका मतलब है हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन केवल उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है। अक्षांशीय रेखाओं के पास या विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, 0 डिग्री से उत्तर 23.5 डिग्री तक कर्क रेखा, दक्षिण मकर रेखा, बस इतना, है ना। यानी कि अक्षांशों को आधार बना के दुनिया के जलवायु प्रदेश बनते हैं, ठंडे और गर्म जगह बनते हैं। ठीक है, बस इतना ही। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। दुनिया के 11 प्रकार के जलवायु हैं जो कि अक्षांशीय रेखाओं से जुड़े हुए हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही है कि सबसे बड़ा अक्षांश, कुछ फैक्ट के माध्यम से, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले भी इसकी चर्चा किए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन होगा? पृथ्वी अगर सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे निकली हुई है, उभरी हुई है, तो विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा होगी या सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा होगी। और सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी? ध्रुवीय। 90 डिग्री तो केवल पॉइंट रह जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा कहेंगे, और ये जो लाल वाला इलाका है इसको हम हीट सरप्लस, या कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय उष्मा का क्षेत्र, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा सूर्य का उत्तरायण केवल और केवल इसी बीच में होता है, तो हमेशा ये हीट सरप्लस रीजन होगा। हमेशा यहाँ पर उष्मा ज्यादा होगी, चर्चा करेंगे। उष्मा ज्यादा होगी तो गर्म जलवायु होगा। अब जरा ये सोचिए कि भारत सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाना चाहता है, और दुनिया के देशों के साथ मिलकर हम लोगों ने सोलर मिशन की भी शुरुआत की है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की है। अब अगर अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत की है तो दुनिया के वो सारे देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, जिनके पास खूब सरप्लस सौर ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके विकास किया जा सकता है ना। तो चर्चा करेंगे उसका, ऊर्जा की जब चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। उष्ण कटिबंध यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो हीट सरप्लस होगा। इसके थोड़ा सा उत्तर में 23.5 डिग्री से लेकर लगभग 66 डिग्री तक शीतोष्ण होगा, और ध्रुवीय क्षेत्र होगा। इसमें शीतोष्ण क्षेत्र होगा जहां पर गर्मी कम पड़ रही होगी, शीत ऋतु ज्यादा होगी। और सबसे ऊपर वाला जो इलाका होगा पोलर क्षेत्र, वो अपेक्षाकृत क्या होगा? ठंडा होगा, है ना। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है पवन वायु दाब के लिए जिम्मेदार, इस पॉइंट को बस लिख दिए हैं। ये जब सेकंड रिवीजन आप लोग करेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी। इस पॉइंट को आगे चर्चा जलवायु की क्लास में पवन और वायु दाब पेटियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो पवन और वायु दाब पेटियां, इसको इसलिए नोट्स में लिख दिए हैं कि भविष्य में जब आप लोग पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर अक्षांश के संदर्भ में पवन और वायु दाब क्यों लिखवाए थे। ठीक है, तो बस ये पॉइंट अभी यहां रहने दीजिए, जलवायु की क्लास होने के बाद आपको ये पॉइंट समझ आएगा, अभी इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। ये इसी चीज को, ये जो लाल लाल देख रहे हैं, इसी चीज को 0 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में नीला वाला जो लाइन है ना, ये जो नीला वाला लाइन देख रहे हैं आप, इसके नीचे अगर
ये जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, अगर ये लाल वाला लाइन नीचे है इसके, इसका मतलब है कि यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है, या सूर्य की रोशनी कम पहुंच रही है। और अगर लाल वाला लाइन ऊपर है और नीला वाला लाइन नीचे है, इसका मतलब है कि ये हीट सरप्लस रीजन है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंडक कम होती है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा ज्यादा होगी, ये क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होगा। तो 0 से 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है वो हीट सरप्लस रीजन है, यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा है। और इस 30 डिग्री के जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये लाल और नीले वाले लाइन के बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी। दूरी बढ़ती चली जाएगी का मतलब है कि गर्माहट कम है और ठंडक बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम इस 23 डिग्री 24 डिग्री से उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, गर्मी कम और ठंडक बढ़ती चली जाती है। उसी चीज को यहां पर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी बात को यहां पर बताए हैं, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ रही है, देखिए बिल्कुल सीधी पड़ेगी। कहां पर? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। तो ये हीट सरप्लस रीजन होगा। देखिए क्या है, अगर इसको देखें ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, है ना, जब बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है। जब ये एंगल कम होता चला जाता है तो देखिए ये एरिया ये हो गया, जब इसको देखेंगे तो ये एरिया और भी ज्यादा ऐसा हो गया। तो ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो अगर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं, सीधी करती हैं, तो कम क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ता है, और सूर्य से जो एनर्जी आ रही है तो वो तो उतनी ही है जितनी यहां है उतनी यहां है, लेकिन क्षेत्रफल यहां पर कम हो जाता है और क्षेत्रफल यहां पर ज्यादा हो जाता है और ऊपर और भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में कम जगह पे जब खूब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो गर्माहट हो जाता है, और यहां पर उतनी ही ऊर्जा को जब ज्यादा बड़े क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है तो ठंडक हो जाता है, और यहां पर तो ये क्षेत्रफल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो एंगल है सनरेज का, अगर वो बिल्कुल लंबवत पड़ेगा तो कम क्षेत्रफल, और जितना कम एंगल होता चला जाएगा उतने बड़े क्षेत्रफल को उसको गर्म करना पड़ेगा, और उस पूरी प्रक्रिया में ठंडक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये उसको उसके माध्यम से आपको बताएं। 23.5 डिग्री या के आसपास जो रेखा है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या उसको हम मकर रेखा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और उसके बाद फिर ये सारी चीजों को चर्चा कर दिए हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर की चर्चा कर दिए हैं अक्षांशों के संदर्भ में। दोबारा थोड़ा सा एक देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जरा टाइमलाइन इंटरनेशनल डेट लाइन के संदर्भ में कुछ बातों की चर्चा आपके साथ करनी है। चलिए, तो 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर ये थोड़ा जो सीजन्स हैं, टिल्ट है, इसको देख लेते हैं। चर्चा किए हुए हैं लेकिन फिर भी करते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? अक्ष पे झुके होने के कारण, वही चर्चा किए थे अभी थोड़ी देर पहले। 21 जून, दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, है ना, ये ऋतु परिवर्तन होने के पीछे रीजंस फॉर सीजन्स, या कह सकते हैं कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलने का कारण ही क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अगर अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती तो जरा सोचिए कि क्या मौसम बदलते? हमेशा सीधा होता और हम सूर्य की चारों तरफ ऐसे घूमते रहते। अब अभी हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं, हम ऐसे खड़े ना हो कि हम अपने अक्ष पे झुके हुए हैं। अक्ष पे झुके होने से क्या होता है कि हम मूव कर रहे हैं, तो कभी ये वाला उत्तर जो है वो सूरज के सामने आ जा रहा है, कभी ये वाला हिस्सा उत्तर वाला वो सूर्य से दूर हो जा रहा है। जब सामने आ रहा है तो गर्मी, और दूर हो जा रहा है तो ठंडी, है ना। इसी को हम लोगों ने 21 जून, सितंबर, है ना, मार्च और दिसंबर, 21 ऐसे मान लीजिए, 23 या 21 अलग अलग किताबों में अलग अलग है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्यों गर्मी और क्यों ठंडी? तो रीजन फॉर सीजन जो है वो टिल्टेड अर्थ, अर्थ अपने अक्ष पे झुका हुआ है। बस एक ही शब्द ध्यान रखना है, अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। चलिए इन सब चीजों की चर्चा कर लिए हैं, ये सब चीजें आपको समझा दिए हैं। 22 दिसंबर, जून, जुलाई, जून, 21 मार्च और 23 सितंबर वाली स्थिति, तो वो सेम चीज यहां पर है। अक्षांश रेखाएं समझ गए,
कि क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र से कोण को बताती हैं। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक है ना। उसका राइटअप आपके पीछे मतलब आपके पास सामने लिखा हुआ है। अब हम जो अपलोड कर रहे हैं यानी कि जो आपको राइटअप दे रहे हैं उसमें पीछे ग्रीन कलर नहीं है ना, ग्रीन स्क्रीन नहीं है। आपको जो हम राइटअप दे रहे हैं वो बिल्कुल व्हाइट है, ताकि जब फोटो कॉपी कराएं तो उसमें किसी भी प्रकार के कलर को लेकर दिक्कत ना हो, ठीक है। और बाकी जब पढ़ा रहे हैं तो हमको थोड़ा ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, तो उस पूरी प्रक्रिया में ग्रीन स्क्रीन है या ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हैं। लेकिन जो नोट्स अपलोड कर रहे हैं आपको अगला नोट्स देखे होंगे तो उसको वैसे ही बिल्कुल व्हाइट कलर में रहने दिए हैं। चलिए मूव करते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश को समझ लिए, अब थोड़ा देशांतर रेखाएं देख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को देखा कि पूरब से पश्चिम, है ना, पूरब से पश्चिम। अब देशांतर रेखाओं को सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देशांतर रेखाओं को कुछ नहीं करते हैं, पूरब से पश्चिम की जगह उत्तर से दक्षिण की रेखा, उत्तर से दक्षिण, बस इतना मान लीजिए। पहला उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण कहां, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। एक पृथ्वी पे ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो दो ध्रुवों को मिलाती हैं। पृथ्वी पे एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो दो ध्रुवों को मिलाती है। तो वो दो ध्रुव कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दो काल्पनिक रेखाओं को हम, इन दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। सिंपल है, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए यहां से उत्तरी ध्रुव से शुरू हुआ और दक्षिणी ध्रुव पे जाके खत्म हुआ, इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब जरा सोचिए कि पृथ्वी एक गोलाकार वस्तु है, लगभग एक गोलाकार वस्तु है। और अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि जो भी गोलाकार वस्तु होती है उसके अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है। 0 डिग्री, 2, 3, अगर यहां से एक एंगल बनाए और चारों दिशाओं में एंगल बनाए, तो अगर मान लीजिए कि हम उत्तरी ध्रुव को लेते हैं, उत्तरी ध्रुव से एंगल बनाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, चारों तरफ बनाए, तो इसी को 360 डिग्री का एंगल कहेंगे कि चारों दिशाओं में बना दिया हम लोगों ने सब तरफ, तो 360 डिग्री का एंगल होगा। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो देशांतर रेखाएं अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 380 डिग्री का कोण बनाएंगी, क्लियर है। तो 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं 90 डिग्री से ज्यादा तक होंगी, है ना, एक समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा ये सोचिए कि अगर हम कह रहे हैं कि देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हमने देशांतर रेखाएं कहा। अब जरा ये सोचिए, थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन करिए कि अगर 360 डिग्री होंगे, है ना, पृथ्वी गोल है तो देशांतर रेखाएं 360 डिग्री की हो सकती हैं। तो अगर हम 360 डिग्री लेंगे तो कहीं ना कहीं तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक जीरो का बेस बनाना पड़ेगा, फिर वहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ये बेस है, ये एक लाइन है ना, तो इस लाइन से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सॉरी 90, एक ऐसे करके 180, 270 डिग्री, और फिर यहां पर आ जाएंगे तो 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री करते 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 360 डिग्री। तो किसी एक रेखा को तो 0 डिग्री मानना पड़ेगा ना, किसी एक रेखा को 0 डिग्री मानना पड़ेगा। उस रेखा से चारों दिशाओं में एंगल बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3 करके। तो इसको लेके पूरी दुनिया भर में विवाद होगा कि नहीं, कि कौन सी रेखा को पृथ्वी पे, किस रेखा को हम 0 डिग्री की रेखा माने, 0 डिग्री की देशांतर रेखा माने। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए जो हुआ वो माना गया कि लंदन से होके जो रेखा जाती है ना, यूके, लंदन से होके जो रेखा जाती है वो ध्रुवों की तरफ, उस रेखा को हम 0 डिग्री की रेखा मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? एक तो जब ये रेखा बनाया जा रहा था तो उस समय ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा उपनिवेश था, सबसे बड़ा उपनिवेशिक ताकत था, तो वो अपने प्रभाव को स्थापित तो करेगा ही, तो एक तो ये तर्क है। दूसरा
कि क्यों ब्रिटेन लंदन से पास होने वाली रेखा को हमने 0 डिग्री की रेखा माना। तो उसके पीछे जो साइंस है, जो तर्क है, वो ये है कि जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है जहां पर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को यह बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। थेम्स नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक पेड़ से एप्पल नीचे की तरफ गिरा, मतलब एक जो है सेब नीचे की तरफ गिरा। तो उन्होंने यही सवाल मन में किया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, या ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया। तो उस पूरी प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत की व्याख्या हुई, पता चला, एक सिद्धांत दिया गया। और चूंकि ये लंदन में थेम्स नदी है उसके किनारे बसा हुआ है और वहां पर बैठ के दिया गया, तो साइंस को मानते हुए, स्वीकार करते हुए उनके कंट्रीब्यूशन को, इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा को माना गया कि कहां से होकर गुजरेगा, लंदन से या यूके से। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा कौन सी हो, ये हमने वो रेखा माना जो यूके से होके जाती है ना। उस रेखा को स्वीकार किया जो कि उस रेखा को स्वीकार किया जो कि लंदन से होके, ये रहा यूके और ये यहां पर लंदन है। इस लंदन से होने वाली रेखा को हमने 0 डिग्री की रेखा मान लिया। ठीक है, इस 0 डिग्री की रेखा को आप माने यहां, इसी रेखा को पीछे ले जाइए। यही रेखा को अगर आप पीछे से खींच देंगे ऐसे करके तो ये इससे मिल जाएगी। पृथ्वी गोल है तो इसी पीछे वाली रेखा को मिला दीजिए। तो अगर ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे वाली रेखा कौन सी होगी, 180 डिग्री की होगी। इसके जस्ट पीछे वाली 180, क्योंकि अगर हम इस 0 से पूरा घूम के यहां पर दोबारा है तो 360 डिग्री, तो इसके जस्ट पीछे आधा आधा हो जाएगा, पृथ्वी आधा हो जाएगा। तो इसके पीछे वाला जो रेखा होगी उसको 180 डिग्री मान लेंगे। अब जरा ये सोचिए, इस 0 डिग्री के पूरब और 0 डिग्री के पश्चिम, तो 0 डिग्री के पूरब वाली रेखाओं को हमने कहा पूर्वी देशांतर रेखा। क्या कहा, पूर्वी देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री के पश्चिम वाली रेखा को क्या कहा हमने, पश्चिमी देशांतर रेखाएं। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है यहां तक। अब जरा ये सोचिए कि इसको हम अगर पीछे से लेके जाएंगे, पीछे तक पहुंचाएंगे तो 180 डिग्री आधे पीछे वाला, और इसको पीछे से मिलाएंगे, इधर से पश्चिम में चलते चलते चले जाए तो ये पीछे में जाके वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है और जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये दोनों रेखाएं इस पीछे 180 डिग्री पे जाके, मतलब पूर्व पश्चिम मिल जाता है, पूर्व पश्चिम मिल जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो यहां पर सबसे पहली बात कि देशांतर रेखाएं क्या है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। इनमें से जो 0 डिग्री की रेखा है जो लंदन से होकर गुजरती है उसको हमने कहा ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अभी बस ग्रीनविच मध्याह्न रेखा ध्यान में रखिए। ठीक है, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, जैसे आप देखते होंगे कि एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, कि भारत में क्या समय हो रहा है, और एक आप देखते होंगे कि वैश्विक टाइम क्या है, ग्लोबल जो वॉच होता है उस पर क्या समय हो रहा है। तो वहां पर समय की शुरुआत या जो टाइम है उसको लंदन में जो समय माना जाता है उसको जोड़ा जाता है, उससे प्लस और माइनस किया जाता है। अभी देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा। बस इतना, एक देशांतर रेखा को लेकर समझदारी बनी। उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। हमने उसमें से एक रेखा को 0 डिग्री का मान लिया, और बाकी इसके पूरब में चलते चले जाएंगे तो 180 डिग्री तक जाएंगे तो पीछे पहुंच जाएंगे, जस्ट इस रेखा के पीछे, और इधर से पश्चिम में चलते चले जाएंगे तो फिर उसी 180 डिग्री रेखा पे चले जाएंगे, जहां पर पूरब 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम पीछे जाके मिलता है। ठीक है, बस इतना एक समझदारी। अब 180 डिग्री पूरब और पश्चिम मिलता है तो क्या होगा और 0 डिग्री क्या होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब चूंकि मैंने कहा आपको कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये ध्रुवों पे मिलती हैं, है ना, ध्रुवों से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पे जाके मिलती है। तो जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, ये सब ध्रुवों से निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, और ध्रुवों से निकलने के बाद ये दक्षिण ध्रुव में जाके गुम हो जाएंगी, या दक्षिण ध्रुव तक वो चली जाएंगी। अब जरा ये सोचिए कि हमको मालूम है कि उत्तरी ध्रुव एक अक्षांशीय पॉइंट है, एक पॉइंट है ना, कोई एक क्षेत्र ना होकर एक पॉइंट है 90 डिग्री का उत्तरी ध्रुव। यह स्थिति दक्षिणी ध्रुव की है।
तो अगर इस पॉइंट से सारी रेखाएं निकलेंगी, है ना, और दोबारा 90 डिग्री पे जाके 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव पे जाके जब वो मर्ज करेंगी, तो इन सब के बीच में क्या दूरी समान रहेगी या दूरी कम होगी और बढ़ेगी? तो हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे ये सारी लाइनें कन्वर्ज कर जाती हैं, मिल जाती हैं, और जैसे जैसे हम इससे दूर चलते चले जाते हैं उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से, वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है। और हमको मालूम है कि जो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा है वो 0 डिग्री की रेखा है, तो यहां पर देशांतर रेखाओं की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होगी, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, वो विषुवत रेखा पे होगा। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से आगे बढ़ते चले जाएंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कम होती चली जाएगी, और ध्रुवों पे जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो सब कन्वर्ज होके एक बिंदु पे इकट्ठी हो जाएंगी। क्लियर है? अगर इसको लेके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। हमने थोड़ी देर पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करते हुए क्या कहा था कि अक्षांशीय रेखाएं जो है वो समानांतर रेखाएं होती हैं। 111 किलोमीटर का उनके बीच में दूरी होता है। अगर मैं कहूं कि देशांतर रेखाएं भी समानांतर रेखाएं होती हैं तो स्टेटमेंट गलत होगा। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुवों पे कन्वर्ज करती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और इनके बीच में जैसे जैसे आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है, और इनके बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होती है वो विषुवत रेखा पे होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होगी वो विषुवत रेखा के पे होगी। अब इस पॉइंट को पढ़िए जरा। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहते हैं। हमने 0 डिग्री की लाइन को मान लिया, एक 0 डिग्री का लाइन बनाया जो कि लंदन से होकर गुजरता है, और उस रेखा का हमने नाम रख दिया ग्रीनविच रेखा। जैसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा का नाम हमने विषुवत रेखा रख दिया, वैसे ही 0 डिग्री का एक हमने चुना। क्यों चुना लंदन से, उसका कारण तर्क मैंने आपको बताया। वो रेखा को हमने चुन लिया कि वो ग्रीनविच रेखा है, और वहां से कोणीय दूरी बना लीजिए उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से, और वहां से बना के इधर से बनाइए और इधर से बनाइए और विषुवत रेखा पे उसको मिला दीजिए, और फिर उन दोनों लाइनों को आगे खींच दीजिए, वो देशांतर रेखा हो जाएगी। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, उस स्थान उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, अथवा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सारे देशांतर रेखा बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव पे ही मिल रहे हैं, तो सारे देशांतर रेखाएं बराबर होंगी। अक्षांशीय रेखाएं बड़ी और छोटी होती हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी उसका तर्क मैंने आपको बता दिया, तो उसी पॉइंट की व्याख्या यहां पर की हुई है। देशांतर रेखाओं के एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। सारी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर है तो उसकी गणना कैसे करें? इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से ग्रीनविच वेधशाला, जहां पर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि एप्पल गिरा था, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था, तो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को गणना शुरू की जानी चाहिए। साइंस को कंट्रीब्यूट किया, मतलब साइंस को स्वीकार करते हुए हमने उस बात को स्वीकार कर लिया। अतः हम प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा हमने 0 डिग्री को माना, जो कि लंदन से होकर गुजरता है, वो मैंने आपको समझा दिया। इससे हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने इस 0 डिग्री को मान लिया कि ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, तो इसके पीछे चले जाएं, इसके पूरब में चले जाएं ईस्ट, तो पूर्वी देशांतर रेखा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 करते करते 180 डिग्री इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे होगा। ऐसे ही 0 डिग्री से पश्चिम में जाएं तो पश्चिम में 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री करते हुए 180 डिग्री में पीछे मिल जाएंगे। तो 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम ये आपस में इस ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के पीछे जाके ही इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं। क्लियर है? अतः हम इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है ना, जो इस ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं, बाईं तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहेंगे, और पूर्वी तरफ उसको हम पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से बुलाएंगे। बस इतना ही। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखा को लेके अगर यूपीएससी कहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है? मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, एक सवाल ही बनाता हूं आपके लिए। चलिए सवाल लिखते हैं, इसमें से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए,
3-4 स्टेटमेंट देते हैं आपको, आप रिसोर्स टैब का इस्तेमाल करते हुए बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, मध्याह्न रेखा और अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब 2-3 स्टेटमेंट देते हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ए बी सी, चलिए डी दे देते हैं, 3-4 स्टेटमेंट देते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, सभी अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई समान होती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, सभी अक्षांशीय रेखाएं, है ना, अक्षांश वाले बी वाले स्टेटमेंट भी यही है, सभी अक्षांशीय रेखाएं समानांतर, सभी अक्षांशीय रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा है, सभी अक्षांशीय रेखा समानांतर रेखाएं होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, सभी देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। और चौथा है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट है। अब इसमें से मैं एक ऑप्शन देता हूं, पहला सभी ठीक है, सभी सही है, सभी कथन सही है। दूसरा ऑप्शन देता हूं, सभी गलत है। तीसरा ऑप्शन, देता हूं तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है ए, सी और डी कथन सही है। ए, सी और डी सही है। और चौथा ऑप्शन है आपका
चौथा ऑप्शन है बी और डी सही है। रिसोर्स टैब का इस्तेमाल करिए, और रिसोर्स टैब का इस्तेमाल हम साइड में हो जाते हैं थोड़ा। रिसोर्स टैब का इस्तेमाल करते हुए आप देखिए कि मध्याह्न रेखा और अक्षांश रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और मुझे उत्तर दीजिए, इसका बताइए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। सभी अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये ए ऑप्शन है। बी है सभी अक्षांशीय रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। सी है सभी देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। डी है सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई सभी देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। बी और डी है ना। अब मुझे इसमें से बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। इसमें एक ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, ए और डी, केवल ए और डी सही है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन चेंज कर रहे हैं कि केवल बी सही है। अब इसमें से मुझे बताइए रिसोर्स टैब का यूज करके कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है। राजन वेरी गुड, दंदोतिया, राहुल, कैलाश, आकांक्षा, मनवेंद्र, आनंद, राजुल, मोहित, एकता, सुजीत, शिवानी, रविंद्र, आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। थोड़ा और रिस्पॉन्स देखें। सर्वजीत ने भी, सर्वजीत आपका भी उत्तर राइट है, वेरी गुड। मुनिराज आपने भी जो उत्तर दिया है वेरी गुड, राइट है। गणेश आपने गणेश जो आपका उत्तर है वो गलत है, बी नहीं होगा, दोबारा सोचिए इस पे गणेश, दोबारा सोचिए। पायल वेरी गुड, आपका आंसर राइट है, आपने जो बताया है वो ठीक है। आयुष वेरी गुड। ऋषिका आपका आंसर गलत है, आपने जो आंसर बताया है बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, दोबारा सोचिए। ऋतुपर्णा वेरी गुड, आपका आंसर राइट है। ठीक है, गुड। अभी और सवाल पूछेंगे, अभी एक दो सवाल और आप लोगों से पूछेंगे, ताकि यानी कि जो पढ़ा रहे हैं बस ऐसे ही सवाल होंगे सिंपल से। एकता दोबारा सोचिए, जो आंसर है वो आप बताइए, वो दोबारा सोचिए, वो आंसर ठीक नहीं है, दोबारा सोचिए एक बार। गणेश बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, गुड। चलिए ठीक है। मनोज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। केवल बी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है सभी अक्षांशीय रेखाएं की लंबाई समान होती है। सभी अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव पे बढ़ते चले जाते हैं, लंबाई कम होती चली जाती है अक्षांशीय रेखाओं। तो ए स्टेटमेंट तो नहीं होगा। बी स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी अक्षांशीय रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। तो सभी अक्षांशीय रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। नोट्स देखेंगे, 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी होती है। पैरेलल है, पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाया गया है, तो उस पूरी प्रक्रिया में समानांतर रेखाएं होंगी। तो बी स्टेटमेंट ठीक है। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं समानांतर तो नहीं होती हैं, ये सब जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जाके मर्ज करती हैं, मिल जाती हैं। तो मिल जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है? समानांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है। और अगर सारी रेखाएं
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे मिलती हैं, इसका मतलब है वो समानांतर रेखाएं नहीं हो सकती हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, स्टेटमेंट गलत होगा। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में सब देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, सब इक्वल होते हैं। तो यहां पर ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट गलत होंगे और बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। ऋषिका का भी आंसर ठीक है। मंजीता आपने भी बिल्कुल सही है। पवन, एकता आपने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस मैं चाहता था, ये समझना चाहता था कि आप लोग फोकस होकर देख रहे हैं कि नहीं, बीच बीच में सवाल देखते रहेंगे। ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछेगा, ऐसे ही स्टेटमेंट्स देगा और आपसे जानना चाहेगा। जब भी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी महत्ता होगी, तो ऐसे सवाल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे अगले टॉपिक पे। इसको इरेज कर रहे हैं अब। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया देशांतर रेखाओं को। अब देखिए छोटा सा एक सवाल यूपीएससी आपसे, अगर ऐसे हमको लिखना चाहिए उत्तर, छोटा सा एक आंसर, 10 मिनट मेहनत करनी चाहिए। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कर लिए हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेके अगर एक 100-150 शब्दों में उत्तर लिखना पड़े कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करें, तो कुछ मामलों को लेके, कुछ बिंदुओं को लेके आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। समझदारी आपको है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर कहा गया कि अंतर स्पष्ट करिए दोनों रेखाओं के बीच में, तो किया जा सकता है, बहुत आसान होगा। अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित होते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में होते हैं। और देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम में इसको देखा जाता है, 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम में। और अक्षांश रेखाओं को विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में देखा जाता है। तो एक पहलू है। दूसरा है, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। देशांतर रेखाएं सभी यमनोत्तर होती हैं। यमनोत्तर का मतलब है कि वो पैरेलल नहीं होती है, सब ध्रुवों पे इकट्ठी हो जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होता है, पैरेलल लाइन के रूप में दिखता है, और ये यमनोत्तर लाइन के रूप में नजर आते हैं, कन्वर्ज करते हैं, इनमें दूरियां कम होती हैं। दो अक्षांश के बीच में दूरी अक्षांश रेखाओं 111 किलोमीटर होता है, वो सब जगह बराबर होगा, चाहे 0 से 1 डिग्री कहें, चाहे 89 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में देखें, 111 डिग्री का उसमें अंतर होगा। यमनोत्तर, चूंकि ये रेखाएं समानांतर नहीं होती तो कहीं पर इनकी दूरी ज्यादा होगी, दो देशांतर के बीच में कहीं कम होगी। तो ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो दूरी कम होती चली जाएगी दो देशांतर रेखाओं के बीच में, और विषुवत रेखा पे आएंगे तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय रेखाओं को देखेंगे तो सबसे छोटी रेखाएं ध्रुवों की तरफ है और सबसे लंबी रेखा विषुवत रेखा की तरफ है, तो फैलाव होगा। इस तरह से ध्रुवों पे होंगे ऊपर, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, जैसे मेरे कोहनी को देखें तो ऐसे फैलती चली जाएंगी, मतलब इस तरह का एक स्थिति बनेगा। यमनोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा होगा दो देशांतर रेखाओं के बीच में, तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होगा, वहीं पर इकट्ठी हो जाएंगी तो 0 डिग्री होगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। और विषुवत रेखा 0 किलोमीटर होगा, कोई दूरी नहीं होगी। और विषुवत ध्रुव पे, विषुवत वृत्त पे, विषुवत रेखा पे ये दूरी होगी 111 पॉइंट सम किलोमीटर, वो पॉइंट लिखा हुआ है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं विषुवत वृत्त से 90 डिग्री तक ही इनका विस्तार हो सकता है, और देशांतर रेखाएं 360 डिग्री की होती हैं। इसको हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम तक इसका विस्तार कर सकते हैं, तो वो पॉइंट लिखा हुआ है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण के लिए किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य उत्तरायण होते हैं या दक्षिणायन होते हैं, उसके बियॉन्ड सूर्य की रोशनी कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। इसका मतलब है कि अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताप मंडलों के लिए। पृथ्वी पे जो अत्यधिक तापमान या कम तापमान का क्षेत्र है, ज्यादा गर्मी या ठंड पड़ना, वो अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं का जो इस्तेमाल होता है वो टाइम जोन के लिए होता है, समय के मापन के लिए करता है। अब हम उसी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि समय का मापन जो है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को समझ लिया है, अब देशांतर रेखाओं से कुछ पहलुओं को देखना है, एक दो टॉपिक्स को देखना है ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाए। देखिए
इसको बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं। अभी सवाल पूछेंगे, ध्यान से इसके ऊपर करिएगा, ध्यान से इस पे करिएगा। छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। यूपीएससी भी यहां से सवाल बनाता है, बड़ा मजा आता है यूपीएससी को यहां पर सवाल बनाने में। वो ऐसा लगेगा जैसे कि उसको बड़ा खुशी होता है कि बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे। तो जरा इसको समझने का प्रयास करिए। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। इसको समझने के लिए ये पृथ्वी घूम रही है, जरा ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, बस ऐसे समझिए। मैंने इसको झुकाया नहीं है, बस ऐसे आपको सिंपल समझाने के लिए कि हम पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हम। जरा देखिए, ये घूम रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। अब मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ठीक है। एक कैलकुलेशन करूंगा, घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल मैथ्स है, बहुत ही सिंपल है, समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। देखिए, कैलकुलेशन ये है कि अब तो हमको ये पता चल गया है कि पृथ्वी पे जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 डिग्री की है। यानी पृथ्वी अगर गोलाकार वस्तु है तो पृथ्वी का कोण कितना है? 360 डिग्री का कोण है। कितना कोण है? 360 डिग्री का कोण है ना। हम अर्थ को कह सकते हैं कि गोलाकार वस्तु है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब जरा ये बताइए, जरा सोचिए कि जो 360 डिग्री का कोण है, या अगर हम कहें कि पृथ्वी का 360, अगर मैं कहूं कि ये 1 डिग्री है, ये पूरा घूम के जब ये यहां पर आ जाएगा तो 360 डिग्री कंप्लीट, पूरा एक चक्कर लगाइए और उसी स्थान पे पहुंच जाइए तो 360 डिग्री घूम गए हम, ठीक है। अब अगला पहलू, इस बात को पहले भी चर्चा किए हैं। ये जो पृथ्वी, मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, सपोज मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, सपोज मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं घूम के, मैं जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे मैं भी घूम रहा हूं इसके साथ साथ, और मैं घूम के फिर यहां पर पहुंच जाता हूं। कितनी देर में, कितना समय लगता है मुझे? 24 घंटे। मुझे कितना समय लगता है? इस जगह से चलता हूं, पूरा घूमता हूं, फिर इस जगह पे आ जाता हूं, 24 घंटे पे। पृथ्वी की गति के साथ ही घूम रहा हूं और घूम के फिर यहीं पर पहुंच गया 24 घंटे में। यानी मैं 24 घंटे में कितना घूम जाता हूं? 360 डिग्री, है ना। 24 घंटे में कितना घूम जाता हूं? 360 डिग्री घूम जाऊंगा। अब जरा ये सोचिए कि इसी 24 घंटे में दिन और रात हो रहा है ना। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, या थोड़ा सा रातें लंबी, दिन छोटे, डिपेंड करेगा कि हम कौन से मौसम में है, दिसंबर के महीने में है या जून के महीने में है। थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, दिन रात लंबा होता है, दिसंबर के महीने में रातें लंबी होंगी, दिन छोटा होगा उत्तरी ध्रुव में, और जून के महीने में दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी उत्तरी ध्रुव में, है ना। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 24 घंटा है, 24 घंटे में 360 डिग्री हम घूम जाते हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेंगे? तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भाग लगा देंगे, 360 बटा 24 इतना कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना डिग्री हम घूम जाते हैं। सिंपल है। तो अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा? 24 × 24 कर दें, है ना। उसके बाद 12 बचेगा और 100 और एक 0 बचेगा, तो 120। तो 12 24 बचे, ये 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे में मैं 15 डिग्री घूम जाता हूं, या 15 डिग्री आगे बढ़ जाता हूं, ये पृथ्वी आगे बढ़ जाती है 1 घंटे में 15 डिग्री। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं अब यहां, 15 डिग्री पृथ्वी पे घूमने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। तो मैं क्या 1 घंटे को, 1 आवर को 60 मिनट लिख सकता हूं? तो 1 आवर लिखें चाहे 60 मिनट लिखें, एक ही मतलब हो गया। यानी कि 15 डिग्री घूमने में, 15 डिग्री को घूमने में हमको 60 मिनट लगता है ना। 15 डिग्री घूमे तो 1 घंटा बढ़ गया, मतलब 15 डिग्री के बाद मैं
यहां पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे के बाद मैं 15 डिग्री आगे बढ़ जाऊंगा, फिर अगले 1 घंटे में मैं 30 डिग्री पहुंच जाऊंगा, उसके अगले घंटे में मैं 45 डिग्री, मतलब मुझे 360 डिग्री घूमना है, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, फिर यहां पहुंच जाऊंगा, फिर यहां पहुंच जाऊंगा, फिर यहां, ऐसे करते करते मैं पूरा घूम जाऊंगा 24 घंटों में। 24 घंटों में मैं ऐसे ही घूमते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, देशांतर रेखाएं हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सपोज मान लीजिए कि मैं लगातार घूम के आगे बढ़ रहा हूं, तो 15 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लग गया, 60 मिनट लग गया। तो अब अगला सवाल यह बनता है कि पृथ्वी अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगता है, यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है तो 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा। तो मैं इसको अगर निकालना चाहूं कि 1 डिग्री को घूमने के लिए मैं 60 से 15 को मल्टीप्लाई कर दूं, 15 को डिवाइड कर दूं, सॉरी, तो 15 चौके 60, ये 4 क्या है, मिनट। 1 मिनट, 1 डिग्री को घूमने में मुझे 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। 1 डिग्री को आगे बढ़ने में मुझे 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। बस इतना कैलकुलेशन ध्यान रखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है। 1 डिग्री घूमने में मुझे कितना समय लगेगा, 4 मिनट।